3:20 हैं ऑलमोस्ट ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। आज मंडे है, हफ्ते का आगाज़ हुआ है, जून 9 का दिन है। बहुत सारी खबरें ओवर द वीकेंड भी इकट्ठी हुई और मंडे के स्टार्ट पे तो हमेशा बहुत सारी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। यूँ लगता है कि दुनिया छुट्टियों में भी अगरचे बिज़ी रहती है, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, और दुनिया के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं और बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। और आज के हमारे जो बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो एक तो G7 की मीटिंग कनाडा में मिड जून में होने जा रही है और इस मीटिंग के बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कनाडा आने का फ़ैसला, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इनविटेशन पर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। अमेरिका में इंटरनली भी और अमेरिका की तरफ से एक्सटर्नली भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के हवाले से जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की रीसेंट अपील है प्रेसिडेंट पुतिन को कि वो ईरान के साथ उनके तल्लुकात बेहतर करें और ईरान को बाज रखें कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका की माइट इस काबिल नहीं कि ईरान को रोक सके और अपने राइवल कंट्री रशिया से ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करो। क्या वाकई रशिया इसकी हेल्प करेगा? इसमें भी थोड़ा सा टच करेंगे और हम बातचीत करेंगे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लॉस एंजल्स में, उसके हवाले से, और उन प्रोटेस्ट में क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। जो इमिग्रेशन का मामला है, जो एलियंस जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं उनको निकालने का जो मामला है, क्या ये इतना ही आसान है? इस एस्पेक्ट्स को भी हम टच करेंगे और फिर हम इस एस्पेक्ट को भी टच करेंगे कि ग्रेटा कोट अनकोट द ग्रेट, अब वो ग्रेट है या नहीं है, बहरहाल एक एक्टिविस्ट लड़की है जो कई सालों से ये काम कर रही है। डिफरेंट तरह की आवाज़ वो अपनी तरफ से रेज़ करना चाहती है, मगर उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल भी लगता है, मैन्युफैक्चर्ड भी लगता है। जैसे ये वीडियो उसने डाली कि जी मेरी बोट को किडनैप कर लिया गया। तो किडनैप अगर बोट को कर लिया जाए तो इतनी सहूलत से मुस्कुराते हुए आप वीडियो नहीं बना सकते, और वो भी इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये सब कुछ इंजीनियर्ड क्यों है, मैन्युफैक्चर्ड क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। पाकिस्तान और भारत के हवाले से बातें हम कई हफ्तों से कर रहे हैं, जब से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो वो बातें अब ज़रा डाई डाउन हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने बहुत सारे विज़िट करके अमेरिका में देख लिया। अभी वो शायद लंदन भी जाएंगे, फिर शायद यूरोप, प्रॉबेबली ब्रसल्स भी जाएंगे। तो जब वो जाएंगे वहाँ पे जो बोंगियाँ मारेंगे तो उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। अभी तक तो वो अमेरिका में काफ़ी बोंगियाँ मार चुके हैं। आपने हमारे स्पेशल व्लॉग्स भी देखे होंगे, लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशंस भी सुनी होगी, देखी होगी। तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह मैंने बिलावल भुट्टो की हिपोक्रेसी और उसके जो बहुत ही अहमकाना स्टूपिड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सपोज किया, और बहुत डिफरेंट एंगल से भी मैंने उन चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश किया। तो आज की बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा लेट हो गए, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में एक खौफनाक एक्सीडेंट भी था। तो खैर वो भी अब जाहिर है, ये इतनी पॉपुलेशन हो दुनिया की तो फिर उसमें अब हर तरह के एक्सीडेंट्स हैं। आप इमिग्रेंट्स का ये एक्सीडेंट्स लॉस एंजल्स में और कैलिफोर्निया के कई और इलाकों में देख रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो स्पेशल आर्मी बुलवा ली। कहा जाता है कि 1960 के बाद अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने ये काम किया है। और साथ हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटा के हवाले से वो आवाज़ उठाना चाहती हैं और सिंबॉलिक एड लेके निकली थी अपनी कश्ती में,
और उस कश्ती में बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ी कश्ती नहीं है, कोई शायद 12-13 लोग थे, ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और वहाँ पे इजराइलियों ने उनको इनफैक्ट सैंडविचेस पेश किए, पानी की बोतलें पेश की। उनका ये ख्याल था कि शायद उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक वीडियो भी ये जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड है। उसमें वो कह रही है कि मेरी कश्ती को अगवा किया जा रहा है। तो जैसा मैंने अभी पीछे कहा, कैसे मुमकिन है कि आपकी कश्ती को और आपको किडनैप किया जाए और आप इतनी सहूलत से स्लाइटली मुस्कुराते हुए भी एक वीडियो बना ले। ये पहले से बनी हुई है। ये सारे का सारा मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा क्यों है? वही इजराइली साहिल पे पहुंचते हुए उन्होंने पैलेस्टीनियन फ्लैग भी पकड़ा हुआ है और साथ साथ वो मशहूर फ़लस्तीनी चादर भी ओढ़ रखी है। तो ये क्या वाकई इससे आवाज़ उठती है? क्या वाकई इससे गज़ा के लोगों को मदद मिलेगी? या फिर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम राइट के भी हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट के भी हैं, मगर एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है इंटरनेशनल मीडिया की और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस की, और राइट वालों को भी हासिल है मगर रिलेटिवली कम हासिल है। तो ये हैं स्वीडन की ग्रेटा, जिनको कई सालों से लोग ये कह रहे हैं कि बेटी आप स्कूल क्यों नहीं जाती। वो जाती होंगी शायद, हमें पता नहीं है, लेकिन बड़ी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन उनकी जो एक्टिविज़म है, क्या सारी की सारी ऑर्गेनिक है या वो एक खुद सिंबल बन चुकी हुई हैं जिनके पीछे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, लेफ़्ट का मीडिया, लेफ़्ट की सरकारें आके खड़ी होती हैं? यकीनी तौर पर ऐसा ही है। और बहरहाल अभी उनकी कश्ती, जैसा कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, वो गज़ा के साहिल पे तो नहीं गई। इज़राइल को टच करते हुए कहा जा रहा था अभी 1-2 घंटे पहले कि उनको इज़राइल लेके जाया जाएगा और उनको सैंडविचेस पेश किए गए हैं, उनको पानी की बोतलें पेश की गई हैं। बड़ी वो जैसी एम्बेरस्ड ही लगती हैं। उनको लगता था कि शायद इज़राइली कोई बहुत बड़ा खौफनाक अटैक करेंगे और कहीं उनके ऊपर मिसाइल ही ना फेंक दें। जैसा कि एक बार कई साल पहले इज़राइल ने टर्की से आने वाली एक एड जो इसी तरह की वैसल थी, जो बोट थी, उस पर मिसाइल भी फेंका था, कई लोग मारे गए थे। तो अभी 2-1 रोज़ से जब से उन्होंने ये जर्नी शुरू किया था, तो वो ये कह रही थी और उनके कैप्टन भी कह रहे थे उनकी इस बोट के कि जी शायद हम पर भी कोई इज़राइली मिसाइल फेंक दें। मगर उन्होंने उनको सैंडविचेस पेश किए, उनको पानी की बोतलें पेश की और वो बड़ी एम्बैरस हुई। जैसे उनको लगा कि भाई ये अब जो हम ऑप्टिक्स बनाना चाह रहे थे वो कैसे बनेंगे। और फिर उन्होंने एक अपना जो पहले से ही लगता है वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ वो उन्होंने रिलीज़ किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन है कि अब जो एक्टिविज़म है वो ऑर्गेनिक से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड हो गया है। दुनिया की बहुत सारी सरकारें जो हैं वो बीच में कूदती हैं अपने अपने इंटरेस्ट में। वेस्टर्न वर्ल्ड को जहाँ ज़रूरत होती है वो दुनिया में प्रोटेस्ट कराने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं, पैसा फेंकते हैं। चाइना और रशिया भी पैसा फेंकते हैं। इवन छोटे छोटे देश, ईरान, मिडल ईस्ट के देश, वो भी पैसा फेंकते हैं। भारत हमने देखा है कि जैसे बलूचिस्तान इधर तो वो कोई ख़ास क्या, हमें तो लगता ही नहीं कहीं पैसा फेंकता। उसको उनको भी पैसा फेंकना चाहिए सॉफ्ट पावर अगर बननी है तो बहरहाल इसलिए भारत के ख़िलाफ़ नैरेटिव रहता है। भारत भी अगर लेफ़्ट के मीडिया को कुछ खिलाए पिलाए और उनके सामने पैसा फेंके तो शायद उनका भी नैरेटिव प्रो भारत हो जाए। तो ये वो सारी बातें हैं जो आज के हम बड़ी बड़ी वर्ल्ड न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और बड़े लाइट अंदाज में कर रहे हैं, मगर बड़ी इम्पॉर्टेंट डीप बातें भी कर रहे हैं ताकि आपको ये वाले जो एंगल हैं जो आप पहले ही समझते हैं उनको ज़रा और एलैबोरेट किया जाए, आपके सामने पेश किया जाए। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़िट है कनाडा का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ही लो लेवल पे थे जब से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने, मेरा ख्याल है 18 सितंबर 2023 का वो दिन था जब कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके भारत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया था। और भारत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाने से वो 2-3 दिन पहले भारत में थे, G20 का समिट अटेंड करने गए थे और उसके फ़ौरन बाद आते ही उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो भारत का इन्वॉल्व होना है, भारत की सरकार का एक कैनेडियन सिटीज़न जो खालिस्तानी
मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिस मूवमेंट के साथ वायलेंस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म भी है, तो उन्होंने कहा कि उस सिटीज़न को भारत ने मारा। हालांकि वो 2-3 दिन पहले भारत में ही थे और शायद उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त बात भी की थी। उसके बाद बहरहाल तल्लुकात बहुत लो लेवल पे गए, कई इवेंट्स आए और उनके 18 सितंबर के ऐलान के फ़ौरन बाद, 18 सितंबर 2023 के ऐलान के फ़ौरन बाद भारत और कनाडा, क्योंकि यहाँ मैं भारत और पाकिस्तान कहते कहते रह गया, इसी तरह के तल्लुकात बन गए थे भारत और कनाडा के भी, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और वो जस्टिन ट्रूडो साहब ने वो सारे का सारा गुल खिलाया। तो एनी हाउ वो फिर उसके कई इवेंट्स हुए। यहाँ पे कुछ भारतीय बैकग्राउंड के लोग, ज़्यादातर वो पंजाबी बैकग्राउंड के लोग थे, वो भी अरेस्ट हुए। अभी तक वो अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर कैनेडियन सरकार की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमारे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है भारत के इस जो असैसिनेशन हुआ था एक यहाँ पे सिख साहब का, कि भाई उनके साथ कोई लिंक्ड है। तो वो बड़ी मिली जुली खबरें आती रहीं। अब देखिए ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, ना तो ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अभी तक कैनेडियंस के सामने कोई पक्के सबूत नहीं आए। क्या मामलात हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने अभी फ्राइडे को ही ये कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसलिए इनवाइट किया कि वो एक इम्पॉर्टेंट देश है। उन्होंने कहा वो 5वीं बड़ी दुनिया की इकॉनमी है और भारत में ये एक क्लेम भी रहा पिछले दिनों ही कि हम 4थी बड़ी इकॉनमी हो गए हैं। लेकिन मेरे नज़दीक 4थी बड़ी इकॉनमी हो, 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क वाला मामला नहीं है। भारत इन टॉप 5 इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड में अपने साइज़ के एतबार से। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि G7 जिसमें चाइना भी नहीं है, जो इनफैक्ट G2 है, और भारत भी नहीं है, G4 या G5 आप कह लीजिए अपने साइज़ के एतबार से, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो G7 है इसमें 6 यूरोपियन या वेस्टर्न कहना चाहिए, 4 यूरोपियन देश हैं, फिर एक यूरोपियन यूनियन भी है और एक ये हमारा अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका का देश, हमारा अपना प्यारा देश कनाडा है, एक USA है, और यूरोप के जो देश इसमें आते हैं वो इटली, फ्रांस, जर्मनी और UK है। अब UK तो यूरोपियन यूनियन में नहीं रहा, मगर यूरोप का तो वो हिस्सा है, और बाकी 3 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और एक एशियन कंट्री इसमें है, वो भी दुनिया की या तो इस वक्त 4थी बड़ी इकॉनमी है या 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि भारत और जापान एक दूसरे के साथ फ़र्क के साथ चल रहे हैं। तो जापान इसमें है, तो क्यों फिर चाइना नहीं है, क्यों फिर भारत नहीं है? तो इसका कारण ये है कि ये पुरानी क्लब है और इस क्लब में वेस्टर्न वर्ल्ड के देश थे और एक देश जापान का था। क्योंकि जापान की जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलता है, तो इसलिए उनको भी शामिल किया। अपनी सोफिस्टिकेशन के एतबार से भी भारत उस वक्त इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं था जब ये G7 का ग्रुप बना था। अनऑफिशियल ग्रुप है, इसका कोई ऑफिस नहीं। फिर इसमें एक ज़माने में रशिया को भी शामिल किया गया था और ये G8 हुआ था। तो फिर रशिया को निकाल दिया गया यूक्रेन पे। जब रशिया का अटैक हुआ तो यूक्रेन के उस अटैक के बाद रशिया को निकाल दिया गया, तो फिर ये G7 हो गए। अब G7 में इंटरेस्टिंग कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और जापान, ये 7 हैं। 7 कंट्रीज़ का ये G7 है, मगर कहा जाता है कि अनऑफिशियली यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, तो वो 8 बन जाते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल है तो फिर जर्मनी, फ्रांस और इटली की क्या ज़रूरत रहती है? वो तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन सा है। लेकिन बहरहाल G7 उन देशों का एक क्लब है जो ज़्यादातर वेस्टर्न देश हैं एक्सेप्ट जापान, और जो रिच देश हैं इस एतबार से कि इनकी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इनकी थ्राइविंग इकॉनमी, इनकी थ्राइविंग लाइफस्टाइल है, और इन देशों में
जो है वो पर कैपिटा अगर इनकम देखी जाए तो जनरली $50,000 ईयर मिनिमम रहती है। बाय द वे छोटे छोटे यूरोप के ऐसे देश भी हैं, लग्जमबर्ग जिसकी एक मिसाल है, जिनकी शायद कोई 74 या शायद इससे भी ज़्यादा है, $1,00,000 पर कैपिटा, मगर बहुत छोटा साइज़ है। तो G7 की इस क्लब में, एक तो ये पुरानी क्लब बनी हुई है, तब के ये पैरामीटर थे जब ये क्लब बनी थी कि जी खुशहाल देश जो हैं उनकी ये क्लब है, खुशहाल तरीन देशों की ये क्लब है। लेकिन छोटे छोटे कई देश, स्वीडन, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, बड़े बड़े खुशहाल देश हैं। फिनलैंड दुनिया का हमेशा से बड़ा खुशहाल देश रहा है, वो इस क्लब में नहीं है क्योंकि उनकी इकानमी का साइज़ छोटा है, पॉपुलेशन रिलेटिवली छोटी है अगर जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से कंपेयर किया जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर वेस्टर्न वैल्यूज़ के ये देश थे जिन्होंने G7 की क्लब बनाई। जापान उसका हिस्सा बना क्योंकि वेस्टर्न देश जापान को भी उनके पेक्यूलियर कल्चर के बावजूद अपना हिस्सा समझते हैं इन टर्म्स ऑफ सोफिस्टिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। लिफ्ट नहीं कराते G7 वाले ना चाइना को ना इंडिया को। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाने की इम्पॉर्टेंस ये है, कारण ये है, वजह ये है कि दुनिया की 5वीं इकानमी है। जब उन्होंने ये बात की तो ट्विटर पे कई लोगों ने कहा जी चौथी इकानमी है भारत की तरफ से। तो बहरहाल ये कन्फ्यूजन अभी चल रहा है चौथी 5वीं का मामला, लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, ये स्लाइड सा फ़र्क है जापान और भारत में जो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाने की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि भारत का टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक रिपोर्टर ने कहा जी कि ये जो मसला है जो सिख बरादरी का, ये क्या? तो मुझे बड़ी हैरत होती है, BBC में देखता हूँ या इवन मैं कैनेडियन मीडिया देखता हूँ तो उनका इस तरह का स्टेटमेंट होती है कि सिख बरादरी की मुखालफत के बावजूद कनाडा ने मोदी को G7 में शिरकत की दावत क्यों दी, ये उनका क्वेश्चन होता है। भाई सिख बरादरी की मुखालफत नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाने में। मैं खुद सिख बहन भाइयों का दोस्त हूँ, मैं उन्हीं का हिस्सा अपने आप को समझता हूँ, और उनकी अक्सरियत प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है या भारत के ख़िलाफ़ नहीं है, चलिए यूँ कह लीजिए। वो बहुत कम लोग हैं का परसेंटेज में, हार्डली कोई शायद 5-10% लोग हैं हार्डली इन कैनेडा जिनके अपने कोई सिंपथाइजिंग एलिमेंट्स हैं टूवर्ड्स खालिस्तान मूवमेंट, तो वो उनका कोई बनता है। अच्छा, उनमें से भी, उन 5-10% लोगों में से भी हार्डली कोई 50-100 लोग होंगे जो इस मामले में वोकल होंगे। तो अब ये जब वेस्टर्न मीडिया ये खबरें लगाते हैं, कैनेडियन मीडिया, BBC, कि जी सिख बरादरी की मुखालफत के बावजूद कनाडा ने मोदी को G7 में शिरकत की दावत क्यों दी, तो वो ये इंप्रेशन करती है कि पूरी की पूरी सिख बरादरी इसके खिलाफ है। भाई सिख बरादरी की अक्सरियत तो भारत में रहती है, तो भारत की मिलिट्री में सिख बरादरी के बड़े बड़े लोग, लेफ्टिनेंट जनरल आज भी हैं और पहले भी थे। तो ये एक जैसे तो ना डिवाइड एंड रूल करने का एटीट्यूड पुराना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का और वेस्टर्न मीडिया का अभी भी चल रहा है। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन दोनों चैनल्स पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। और जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ बिल्कुल लाइट अंदाज में, वो आई होप कि आपको वो स्टाइल अच्छा लगता होगा, क्योंकि बड़ी सीरियस बातें हैं लेकिन हम उनको लाइट टोन में नॉन इमोशनल होके आपके साथ शेयर करते हैं। और आप भी हमें देखते हैं और आपकी व्यूअरशिप भी हमें हर वक्त चाहिए होती है, आपका साथ भी चाहिए होता है। तो आप हमारे इन्हीं यूट्यूब के चैनल्स पे डोनेट के बटन क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भेजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आना शुरू हो चुके हैं, मैं उनको 1 बाय 1 एड्रेस करता हूं। विवेक आहूजा जी का है, G7 का इंडिया रेगुलर मेंबर्स है? नहीं विवेक जी, मैंने अभी बताया नहीं है, G20 का है। G7 में जैसा कि दुनिया में कहा जाता है कि G2 है इस वक्त बेसिकली, जो बहुत बड़े साइज़ की इकॉनमीज़ हैं। अमेरिका ऑलमोस्ट $31 ट्रिलियन और चाइना
$21 ट्रिलियन के आसपास। ये हैं दो बड़ी इकॉनमीज। उसके बाद जो जर्मनी है, जापान है, भारत है, ये सब $4 ट्रिलियन के आसपास की हैं। अब जर्मनी और जापान भारत के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में छोटे देश हैं और उनकी इकॉनमी बड़े अरसे से स्ट्रांग चली आ रही है। भारत अपने पॉपुलेशन साइज में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, चाइना से भी आगे बढ़ चुका है। तो भारत ने भी तरक्की करके अपने आप को वो G5 में शामिल ज़रूर कर दिया है, लेकिन फिर उसमें कैलकुलेशन होती है कि कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं आपके देशों में, वो एक अलग क्राइटेरिया है। तो भारत उस एतबार से G7 का मेंबर नहीं है। बाय द वे वो तो चाइना भी नहीं है, इंटरेस्टिंगली। तो ये सब का सब इम्पॉर्टेंट मामला है, मगर भारत इस वक्त एक बहुत वाइब्रेंट इकॉनमी है। उनकी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे आगे है और दुनिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो भारत बनता जा रहा है अपने नंबर ऑफ पीपल की वजह से। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए भारत की इम्पोर्टेंस बिल्कुल G7 को मैं ये कहता हूँ कि अब G10 होना चाहिए। अगर रशिया के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड अपने तल्लुकात ठीक कर ले, जो कि ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, जो इतनी खौफनाक जंग अभी भी चल रही है, अमेरिका उनको ऑन बोर्ड लेना चाहता है लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश नहीं लेना चाहते। तो चलिए, रशिया तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जो अरब गल्फ स्टेट्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये सब मिला दी जाएं तो ये G3 बनती हैं चाइना के बाद। इनफैक्ट इन सब की इकॉनमीज़, ये जो रिच गल्फ देश हैं, इनकी अगर मिला दी जाए तो ये तो शायद कोई $10 ट्रिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे। तो वो भी नहीं है, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है आप उनको G7 में रखें ना रखें, बल्कि वो लो प्रोफाइल ही रहना चाहते हैं। क्योंकि उनके यहाँ इतना पैसा होता है कि उनकी आवाम को भी नहीं पता होता, वो कहते हैं चले ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है सिचुएशन। तो विवेक जी, बात थोड़ी मैंने लंबी की आपके क्वेश्चन पे। भारत G7 का फॉर्मली मेंबर नहीं है। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, मी मैन हमारे रेगुलर जानने वाले हैं और हमें वॉच करते रहते हैं। डू यू थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रेटरिक इज मेजरिंग अप एवरीथिंग इन द डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड अफेयर, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ। अब मैं उसको मेजरिंग कह गया, मैसिंग अप, क्योंकि बड़ा फ़र्क था इसमें, जो मैं गलती से मैंने उसको कंसीव किया। तो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैसिंग अप कर रहे हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। वो मेरा ये ख्याल था कि जब वो ऑफिस संभाले रहे थे कि शायद वो चीज़ों को वाइजली लेके चलेंगे इस बार, लेकिन वो वाइजली नहीं लेके जा सके। आपने इंडिया पाकिस्तान के मसला पे उनकी बातचीत सुन ली। मैं G7 पे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितनी देर के लिए होंगे, क्योंकि G7 की कॉन्फ्रेंस 15 जून से 17 जून तक होगी और 15 जून से 17 जून तक जो ये कॉन्फ्रेंस है उसमें 3 दिन क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे। कुछ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है शायद 1 दिन रहेंगे, कुछ कह रहे हैं 2 दिन रहेंगी, अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें क्या ट्रम्प से उनका टाकरा होगा? अच्छा, अब ट्रम्प क्या वही पाकिस्तान इंडिया का जो रेटरिक अब दोहरा रहे हैं दोहराएंगे? क्या उनकी साइड लाइन की कोई मीटिंग होगी ट्रम्प के साथ? अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रेसिडेंट मार्क कार्नी के साथ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की लगता ही है कि साइडलाइन पे मीटिंग होगी और उसमें और भी कई सारे इश्यूज हैं जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं दोनों तरफ। भारत को ये कंसर्न है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट भारत क्यों करते रहते हैं, और कनाडा को ये कंसर्न है कि जी आप किसी न किसी हद तक इन्वॉल्व हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के असैसिनेशन में। तो ये इश्यूज भी शायद डिस्कस थोड़े बहुत होंगे, लेकिन बाकी किन किन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होगी ये हमें पता नहीं है। और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो सबसे बड़ा मेस्ड अप डायलॉग हो सकता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ हो सकता है। वो इसलिए कि वो 51st स्टेट वाली बात छोड़ ही नहीं रहे और मार्क कार्नी सोबर प्राइम मिनिस्टर हैं और मार्क कार्नी ने बड़े अच्छे तरीके से जब वो मिलने गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप से तो बड़े अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को हैंडल किया था। तो लेट्स सी कि इस मीटिंग में जो ये समिट होगा
जून 15 से 17 के बीच, इसमें जो मैसिंग अप लेवल है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो कितना हमारे सामने आता है। क्वेश्चंस और भी हैं, हम कोशिश करते हैं कि फ़ास्ट पेस में उनको एड्रेस करें। मैं अब बहुत फास्ट पेस में जाता हूँ। बिंदास उत्तराखंड जी से उन्होंने लिखा है, वाई आर वी मेकिंग हर पॉपुलर बाय गिविंग हर इम्पोर्टेंस। देखिए, अगर हम ना भी उसको पॉपुलर करें, ना भी उसको इम्पोर्टेंस दें, तो दुनिया का जो मोस्ट मीडिया है वो लेफ़्ट के हाथों में है, लेफ़्ट की सरकारों के हाथों में। अब लेफ़्ट को देखिए, इवन रशिया, चाइना, अरब देश और अमेरिका के अंदर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर लेफ़्ट इस वक्त बहुत ओवरवेलमिंगली छाया हुआ है, तो वो सब सपोर्ट करता है। तो वो सरकारें भी सपोर्ट करती हैं, तो वो एक सिंबल बन चुकी हुई है, और वो इतनी बड़ी सिंबल बन चुकी हुई है कि हमें थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। जैसा कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ, ना मैं उसके ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, ना मैं उसके हक़ में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनकी बेस पे ये सिचुएशन देख रहा हूँ। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकी जी का है, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ कैनेडाज न्यू पीएम अबाउट इंडिया, इज़ ही आल्सो एंटी इंडिया लाइक जस्टिन ट्रूडो? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो एंटी इंडिया। जस्टिन ट्रूडो तो बिल्कुल एंटी इंडिया हो चुके थे। प्रिसाइजली वो ज़्यादातर एंटी मोदी थे। अपने डिज़ास्ट्रस जो उनका टूर था इंडिया का 2018 का, उसके बाद तो उन्होंने उसको ईगोसेंट्रिक इशू बना लिया अपना। तो वो हो गया। मार्क कार्नी ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया, इससे बिल्कुल नहीं लगता कि वो एंटी इंडिया हैं या इवन एंटी मोदी हैं। सोबर हैं, मगर उनके पॉलिटिकल कैपिटल में ये इश्यूज तो हैं, उनकी जनता में, उनकी प्रेस में ये इशू तो उठ रहा है और उठेगा, तो इसलिए उनको बड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा। लेकिन वो उनका इंडिया के बारे में बहुत अच्छा है। जो भी उन्होंने बात की या फ्राइडे को उन्होंने कहा कि इंडिया को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं समिट में, उस टेबल पे, जबकि वो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट 5 इकॉनमीज़ है। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस जी का है कि शुड वी वरी अबाउट पीएम मोदीज सिक्योरिटी ऑन हिज नेक्स्ट विजिट टू कनाडा अराउंड एंड ऑफ दिस वीक, शुड ही कैंसिल हिज दिस विजिट? नहीं, उनको बिल्कुल कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई उनकी सिक्योरिटी का मसला नहीं है। देखिए, G7 के जहाँ कहीं भी समिट होते हैं दुनिया में, तो प्रोटेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़ा हंगामा होता है G7 का जब भी जहाँ कहीं भी समिट होता है। ये समिट इस बार कैलगरी और बैंफ, एक बड़ा खूबसूरत इलाका है बैंफ का कैलगरी के पास, उसके बीच में एक शहर है कनिस्कस, वहाँ पे हो रहा है। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत है। और उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी दुनिया के टॉप 5 बड़े लीडरों में गिनी जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और फिर कनाडा की अपनी जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये कोई पब्लिक इवेंट तो है नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी कम्युनिटी इवेंट में शिरकत करेंगे या वो किसी लो प्रोफाइल इवेंट में जाएंगे। वो मेरा ख्याल है G20 में ही कन्फाइन रहेंगे जितना भी समय वो कनाडा में होंगे। तो उनकी सिक्योरिटी का हमें कोई कंसर्न नहीं है, और ना उनको कैंसिल करने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, आलोक रश्मि दुबे जी का है कि वाई डू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑलवेज टॉक अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया व्हेन रीसेंट रिपोर्ट्स शो 44% ऑफ पाकिस्तानीज लिव इन मल्टी लेवल पॉवर्टी बट इंडिया ओनली 5%। ठीक कह रहे हैं। असल में पाकिस्तानियों को बड़ा ऑब्सेशन है, इवन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, वो अपनी एम्बेरसमेंट या अपनी हमाकतों को मिटाने के लिए हर बात को ना इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ज़रा सी बात होगी, उनके यहाँ का इस्लामिज़म है, वो कहते हैं ओहो इंडिया में हिंदुत्व बढ़ रहा है, उनके यहाँ की पॉवर्टी है, ओ जी इंडिया में भी पॉवर्टी है। पॉवर्टी तो आपको कनाडा में भी नज़र आएगी और अमेरिका में भी बेपनाह है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान के लेवल की नहीं है, लेकिन इश्यूज़ हैं यहाँ के। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के साथ हर चीज़ ना कम्पीट करने का ऑब्सेशन है। उनको लगता है कि ओहो इस रेस में बस हम
हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं अपने आप को भी कंसोल करने के लिए और अपनी जनता को भी चूरन चटाने के लिए इस तरह की स्टूपिड बातें करते रहते हैं। जितनी ये स्टूपिड बातें करेंगे, जितना ये सेल्फ रियलाइजेशन से दूर होंगे, उतना ही इनके लिए नुकसानदेह होगा। ये बात भी आप ज़हन में रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दत्ता कलकर्णी जी का है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑनरेबल मोदी सर G7 इज़ इनकम्प्लीट। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि G7 इनकम्प्लीट है, और फिर G7 की इंपॉर्टेंस का भी मामला है ना, कि G7 आज की मल्टीपोलर दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट रह गई है, जबकि G2 इसमें नहीं है। चाइना में बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होंगे तो एक तरह से इनकम्प्लीट ज़रूर होगी, मगर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे भी तो भी ये इनकम्प्लीट है, इसलिए कि जब तक भारत इसका फॉर्मल पार्ट नहीं है, जब तक चाइना इसका फॉर्मल पार्ट नहीं है, जब तक रशिया इसका फॉर्मल पार्ट नहीं है, जब तक ये G10 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खुशहाल देश। ठीक है, मैं मानता हूँ कि खुशहाली का वो लेवल अभी भारत में नहीं है, शायद चाइना में भी नहीं है। चाइना ने बहुत तरक्की की, बहुत आगे गया, लेकिन और काफ़ी उन्होंने अपने आप को, मैं उनको सैल्यूट इस एतबार से ज़रूर करता हूँ कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना बड़ा किया, इतना ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतना डिसिप्लिन है उनकी सोसाइटी में, सफाई सुथराई है। भारत को ये सब काम करने हैं, सोसाइटी में डिसिप्लिन लाना है, सफाई सुथराई करनी है, ये चैलेंजेस अभी भारत को हैं। तो चाइना तो इनको ओवरकम कर चुका हुआ है। तो बहरहाल ये एक सिंबॉलिक एक क्लब है, और ठीक है, खुशहाल देश हैं, और कनाडा में एज़ कैनेडियन मुझे खुशी होती है कि ये मेरा प्यारा देश कनाडा जो है वो इस लेवल पे है। मैं दुनिया भर घूमता रहता हूँ, बहुत सारी बातें कनाडा की ऐसी हैं जो ऑनेस्टली दुनिया में कहीं नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ डिसिप्लिन अच्छा है, कुछ हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहरों में ना सही डिसिप्लिन अच्छा ना हो, लेकिन ओवरऑल कनाडा में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत सुंदर देश है, लोगों में बहुत बढ़िया सिविक सेंस है। तो ये सब है। लेकिन अब दुनिया वो जो था ना पुराना, जब मैंने अभी पीछे कहा कि G7 जब ये क्लब बना था, उस वक्त दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी। उस वक्त ऑलमोस्ट यूनिपोलर अमेरिका ही रूल कर रहा था। अब नहीं है वो मामला। अब दुनिया भर में रीजनल ब्लॉक्स हैं, इवन अफ्रीकन यूनियन का ब्लॉक, अब दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें आ रहे हैं, तो वाकई जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा है कि भाई उनके बगैर उनका टेबल पे ना होना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, उनका टेबल पे होना ज़रूरी है। तो मार्क कार्नी ने सेंसिबल स्टेटमेंट दी, और ये अच्छी बात है। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मकवाना माहुल जी का है कि क्या आप मोदी जी के प्रोग्राम में जाने वाले हो? नहीं, हमसे बहुत दूर है, कोई मेरा ख्याल है 3-3.5 किलोमीटर रफली मैं बता रहा हूँ। एक तो वो है, और बहुत महंगा भी है जाना वहाँ पे। मैंने चेक किया था बाय द वे, जो रिटर्न टिकट है वो कोई $1500-1600 की है, और वहाँ पे कोई पास वास भी नहीं है, मतलब जो मीडिया पास। इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था कि एक तो बहुत दूर है, दूसरा बहुत एक्सपेंसिव है, तीसरा मैं क्या बड़ी खबर लेकर आऊँगा वहाँ से। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कोई वहाँ पे आने का नहीं था, ऐलान नहीं हुआ था। ये तो अभी लास्ट फ्राइडे को हुआ है। और अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए चला भी जाऊँ, तो मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के काबिल हूँगा, इसलिए कि वहाँ तो सिक्योरिटी इतनी होगी, वहाँ कौन से जर्नलिस्टों को मिलने दिया जाएगा, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से, बाकी वर्ल्ड लीडर से भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना मैंने वो जो स्पेशल प्रेस पास होता उसके लिए अप्लाई किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पे वहाँ जाने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि जब हम उनके दर्शन ही नहीं कर सकेंगे तो जाके क्या करना है। हाँ, जब कभी वो हालात कनाडा और भारत के बीच और अच्छे होंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर कभी नेक्स्ट विजिट पे आएंगे, कम्युनिटी डायस्पोरा पे मिलेंगे, तो तब हम उस इवेंट में ज़रूर जाएंगे। मुझे याद है अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा, तो आए थे। उनका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इवेंट था, हम गए थे, उनको करीब से देखा था। तब भी इतना रश था कि उनसे, वो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके साथ पिक्चर नहीं खींच सके थे। तो वो तो उनके साथ किसी वक्त भारत में जाके रिक्वेस्ट करके शायद कभी वक्त मिल जाए
तो मिल लेंगे। तो आई होप कि इन फ्यूचर कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर होगा। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद हक जी का है, प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन बलूचिस्तान। जी बलूचिस्तान के डॉक्टर ताराचंद साहब से मेरी कल रात को ही बात हुई थी, जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस के हैं। उनका एक इंटरव्यू हम एक्सक्लूसिवली एंड ऑफ द मंथ में शायद करें, बस शायद एंड ऑफ द वीक में जाके करें। तो इस सारी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। तो बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन ये है कि वो तो अपना टफ टाइम पाकिस्तान की रियासत को इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को ऑर्गेनिक और जेन्युइन तरीके से लेके चल रहे हैं। वो भारत से मदद की बात उन्होंने ज़रूर की, करते रहते हैं। भारत भले से उनकी मदद ना करे, ये एक अलग मसला है, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ रहे, इसलिए कि उनके लोगों को उठाया जा रहा है, वो मुसलसल चल रहा है। और वो भी मुसलसल अब पाकिस्तान की रियासत को टफ़ टाइम दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने वैसे ही मरना है, तो फिर इनको टफ़ टाइम क्यों ना दे। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान की रियासत को कोई शर्म करनी चाहिए, उनके लोगों पे जुल्म बंद करना चाहिए। और अगर वो जितना जितना जुल्म बढ़ाएंगे उतनी उतनी रेजिस्टेंस वहाँ से बढ़ेगी। जुल्म अगर बंद करें, उनके साथ बैठ के रीज़नेबल बात करें, उनकी ऑटोनॉमी के राइट को तस्लीम करें, तभी हालात ठीक होंगे। अदरवाइज़ बलोच अपने राइट्स के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, वो चल रहा है। जी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अभिषेक जी का उन्होंने आज हमें फिर कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं अभिषेक जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। आई लिव इन लॉस एंजलिस, उन्होंने कहा कैलिफोर्निया, माई पेरेंट्स आर गेटिंग वरीड अबाउट मी। आई थिंक आइस रेड्स वर लॉन्ग ओवर ड्यू इन दीज सेफ हेवन सिटीज़ इन USA. These actions on illegals will speed our immigration. Am I right? उन्होंने ये पूछा है। अभिषेक जी, आप खुद लॉस एंजलिस में रहते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपने क्वेश्चन भी पूछा और उसमें आपने कमेंट भी लिखा। वो कमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यू नो बेटर देन इवन मी। आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आइस का एक्शन है वो होना बनता है, क्योंकि जो जेन्युइन इमिग्रेंट्स हैं उनको भी वो बदनाम कर रहे हैं, जो इलीगल एलियंस जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस की मेयर बैस, इन सब को लताड़ा है अपनी ट्वीट में। हर प्रेसिडेंट ट्रंप जिनको लताड़ते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, फ्रैंकली उसकी तो अब मेरे नज़दीक कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। वो तो इतने अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं कि अभी एक हफ़्ता पहले एलॉन मस्क उनके बेस्ट फ्रेंड थे, आज वो उनके वर्स्ट एनिमी हैं। तो उनका तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसा कि मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो अमेरिकन पॉलिटिक्स को करता हूँ, उनके इंटरनल इश्यूज़ को करता हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट मतलब ओवरवेलमिंगली लिबरल स्टेट है, एटलीस्ट अक्सरियत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रिपब्लिकन्स के लोग नहीं हैं, वो भी बहुत बड़े नंबर में है, शायद 40+ % में है, वो भी बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन इवन लिबरल्स भी कैलिफोर्निया के, जो ये इलीगल एलियंस हैं, उनसे बहुत तंग है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का वहाँ पे आइस के ज़रिए अब ये जो ट्रूप भेजने का ऐलान है, कुछ उनको कंट्रोल करने का पूरा है, तो वो वाकई इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग हैं, ये भी इतने एग्रेसिव और इतने वायलेंट किस्म के हो चुके हुए हैं प्रोटेस्टर, कि इनको भी कैसे रोका जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इनको अगर आप छूट दें तो ये अपना वही काम करते रहते हैं। हालांकि मैं खुद पुराना लेफ़्ट का आती हूँ, हम आइडियोलॉजिकल लेफ़्ट के लोग होते थे, लेकिन अब तो लेफ़्ट मुकम्मल तौर पर एग्रेशन और ख़तरनाक हरकतों पे उतर आया है। तो बड़ी ये अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने जो बात की, आपने मुझसे पूछा कि क्या आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो आपने कमेंट्री भी अपने सवाल के साथ अटैच की, वो बिल्कुल ठीक है। जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आकाश मिश्रा जी का है वैंकूवर से, शाहिद आफरीदी सेट रिसेंटली इंडिया 10 years behind पाकिस्तान इन एवरीथिंग, क्रिकेट, करेज एंड टेक्नोलॉजी, इज इट ट्रू? अच्छा जी, क्रिकेट में ही वो देख ले शाहिद अफरीदी। अगर मैं उसकी बातों पे गौर नहीं दिया करता, आई मिस्ड सीइंग हिज स्टेटमेंट। अगर उसने ऐसी बात की है तो वो क्रिकेट में ही देख ले, जो उसका फील्ड है, बाकी तो उसका कोई फील्ड ही नहीं है।
बाकी तो बस वैसा ही वो सेलिब्रिटी है। तो अपने क्रिकेट के मैदान को ही देख ले कि क्या पाकिस्तान मतलब 10 बार आगे है भारत से। अनबिलीवेबल। तो इन लोगों की बड़कें बस आप सुनते ही रहा करें, बातें सुनते रहा करें, तो इनकी बड़कों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। आशीष जैन जी का है और वो पूछना चाह रहे हैं कि G7 invitation is tricky for India. Modi would be put under pressure to follow Western narrative contrary to India's own interest. अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आशीष जी आपकी तरफ से। देखिए बात ये है आशीष जी कि जो आप ये कह रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रिक तो नहीं करना चाह रहे, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना एक स्टाइल है, वो चली जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपने ही भारतीय इंटरेस्ट में ही पहल लेते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वेस्टर्न कंट्रीज के आगे बो डाउन करने वाले हैं, ना कभी किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले भी जो सरकारें आई हैं फ्रैंकली उन्होंने भी नहीं किया। आप उनसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, ये उनकी फॉरेन पॉलिसियों में कितनी अच्छी बातें थी पहले की सरकारों में, कितने उनमें फ्लॉज थे, वो हमेशा डिबेटेबल रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से वो आएंगे, अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और उनकी अहमियत को माना है। उनकी अहमियत को जब कनाडा मान रहा है तो उनको ट्रिक नहीं कर रहा। ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो सरकार है वो इतनी भोली सरकार है कि वो इन बातों को नहीं समझती। और वेस्टर्न वर्ल्ड के ये एजेंडे तो रहते हैं, वो तो ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। भारत बहुत इंपॉर्टेंट देश है अपने जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिक्स, अपनी जियो इकॉनमी, सभी एतबारों से बहुत इंपॉर्टेंट देश है। दुनिया भारत को इग्नोर ही नहीं कर सकती। तो मतलब दुनिया में अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, चाइना, भारत, ये 5 ही तो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। और ऑफ कोर्स रशिया भी उसमें है। रशिया मिलिटरीली दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा देश बनता है। तो रशिया भी ऑफ कोर्स इन 6-7 में से ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जगह पे। हम इसमें से ये नहीं कह सकते अमेरिका और चाइना को छोड़ के कि ये 1-2 ज़रूर है, उसके बाद 3-4-5 कौन है, उसकी वो तरतीब बदलती रहती है। तो एनी हाउ मैं नहीं समझता कोई ट्रिक है। और अगर वो ट्रिक करने की कोशिश भी करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको ट्रिक नहीं बनने देंगे, ये भी एक रियलिटी है। हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं मैक्सिमम को एड्रेस करता हूँ। कम टू लर्न, कम टू सर्व। इज़ दरूब राठीज इन लॉज आर कनेक्टेड टू ISI? मुझे बिल्कुल नहीं पता जी, सच्ची जो बात है। संजय दीक्षित जी वन सेड प्लीज़ कंफर्म सर। मुझे बिल्कुल नहीं पता जी, मैं तो उनको सुनता भी नहीं हूँ मिस्टर राठी जी को, ऐसे ही सोशल मीडिया पे उनको देखा है। सर जब आप तारिक भाई को मिस करते हैं तब आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने पूछी, पर्सनल बात तारिक जी की पूछी। वाकई हम बहुत मिस करते हैं, तो क्या करना है। उनकी यादें हैं, उनको याद करते हैं, वो हफ्ते में कई बार याद आते हैं। फ्रैंकली मेरा उनके साथ बहुत करीबी संबंध रहा, बहुत करीबी संबंध रहा। तो बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, हम सब ने जाना है, वो भी चले गए, सूनर और लेटर हमने भी जाना है। हमें एक दूसरे के साथ रहना है। और इस मौका पे मैं कुछ क्वेश्चन और लेने से पहले आपको याद दिलाऊंगा कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। इसके अलावा हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते रहिए। हर एतबार से हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जी क्वेश्चन हम और भी लेते हैं, मैक्सिमम आज लेने की कोशिश करते हैं। नदीम शाह साहब का मिल्टन से रेगुलर व्यूअर हैं हमारे। इज़ ट्रम्प राइट इन ऑपरेशन अगेंस्ट इमिग्रेंट्स? पार्शली क्या, मोस्टली मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक है। और ये अमेरिका में तो अनलीश्ड किस्म का मामला चल रहा था ना, ख़ासतौर पर साउदर्न बॉर्डर से, और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर से भी काफ़ी मुश्किल था। तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं। उनकी हैंडलिंग में थोड़ी बहुत कोई कसर रह सकती है, वो अपना, लेकिन इस मामले में एटलीस्ट ट्रम्प ठीक कर रहे हैं। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश कुमार जी का दिल्ली से, व्हेन विल इंडिया लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट लीनिंग
मीडिया हाउसेस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चूँकि अब क्या इंडिया इन्वेस्ट करे लेफ्ट लीनिंग मीडिया में, उनको बाय करे जैसे एनडी टीवी को बाय करने वाला था, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, क्या लेफ्ट लीन जो मीडिया हाउसेस हैं उनको बनाए, तो कोई बुरा आइडिया नहीं है। मतलब अब चाइना भी लेफ्ट का देश नहीं है, रशिया का भी लेफ्ट का देश नहीं है, मगर स्ट्रैटेजिकली वो दोनों देश लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं अपने एजेंडा के लिए, और फिर लेफ्ट उनके एजेंडा पे नाचता है। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। भले से भारत की ये सरकार राइट लीन्ड है, मगर बड़े तरीके से लेफ्ट लीन पॉलिसियों को चलाए। मगर इंटरेस्टिंगली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ, उनकी सरकार के लोग हैं, वो इनफैक्ट ट्रूली लेफ्ट लीन्ड है, यानी जनता के हामी है। और जो आज का ये जो फैशनेबल लेफ्ट है, वो भारत का हो या यूरोप का हो या नॉर्थ अमेरिका का हो, वो इनफैक्ट एलीट है, वो पुराना कंजर्वेटिव है। तो लेफ्ट राइट अब उल्ट हो चुके हुए हैं, और कुछ इसका सही सिरा नहीं मिलता कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है। तो फिर इसमें वैसे ही पॉलिटिक्स करनी पड़ती है जिस तरह की पॉलिटिक्स अरब देश और रशिया, चाइना करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। जापान भी ये करता है काम। तो खैर ये है, ये सारे का सारा मेरा टेक। लुबना सईद साहिबा का है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ G7। जी, मैंने इस पर काफ़ी बात की है लुबना साहिबा। इम्पॉर्टेंस ऑफ G7 ये है कि पुरानी क्लब है, खुशहाल देशों की ये क्लब है, लेकिन अब सिर्फ यही खुशहाल देश नहीं रहे, और भी बहुत सारे देश खुशहाल हो चुके हैं। अब यूनिपोलर ज़माना नहीं है, मल्टीपोलर ज़माना है। तो इसको रिन्यू होने की इसकी ज़रूरत है। 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं। और गौरव मुखर्जी का मॉल्टन से है कि वेयर इज़ द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो रेफर्ड टू, एंड व्हाई इज़ देयर नो अकाउंटेबिलिटी व्हेन सच सीरियस एलिगेशंस आर मेड एट द हाईएस्ट लेवल विदाउट एविडेंस। हाँ, शायद आप वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एलिगेशन इंडिया के ख़िलाफ़ लगाए थे, तो वो कहते हैं कहाँ पे हैं वो। अभी तक हमने कोई बहुत नहीं देखी। जो लोग पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उसका रिजल्ट आता है, वो जब तक नहीं आएगा हम खुल के कुछ कह नहीं सकते। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं, वो अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन अभी चूँकि ये मामला अपने प्रोसेस में है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा, तो लेट्स सी वो प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, कब उसकी कंप्लीट फैक्ट सामने आते हैं, फिर हम ज़रूर इस पर खुल के कमेंट्री करेंगे। जी, अगला क्वेश्चन जी अमित भाई का मामले से, व्हाई इज़ ग्रेटा यूजिंग सच टैक्टिक्स। वो मैंने पीछे बात की अमित जी, वो यही इनका स्टाइल है। वो अकेली थोड़ी हैं, अगरचे वो अपनी उस कश्ती में 10-12 लोगों के साथ पहुंची थी, मगर पूरी दुनिया का लेफ़्ट का मीडिया, लेफ़्ट की सरकारें उनके साथ है। तो वो बस इसी तरह इनको डिक्टेट करते हैं, वो इसी तरह करते हैं। तो ये है उनके टैक्टिक्स, ये आपने देख लिए। आखिरी अगर कोई 1-2 क्वेश्चन, और वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। रमेश शर्मा जी का है कि G7 इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज क्रिश्चियन कंट्रीज़। देखिए, इसमें जापान को छोड़ के बाकी तो सारे 6 के 6 हैं। वैसे तो G7 इसमें G8 है, यूरोपियन यूनियन भी है। तो वो जो G7 है, जापान को निकाल दीजिए तो वो सारे के सारे क्रिश्चियन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं। तो ये आपकी बात ठीक है। तो ये है सिचुएशन, ये है वो बातें। हमने कोशिश की मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आज हम एड्रेस करें, उनको हमने अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाया। आप हमारे शोज़ व्लॉग्स देखते रहिए, बहुत स्पेशल व्लॉग्स इस हफ्ते भी आएंगे। इसी तरह लाइव हम मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को करते रहेंगे लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन। समटाइम मैं अगर नहीं भी स्टूडियो में हूँ तो कोशिश होगी स्टूडियो से बाहर आपके साथ लाइव मिल लें। चूँकि लाइव आपके साथ हम चाहते हैं कि इंटरैक्टिव डिस्कशन जारी और सारी रहनी चाहिए। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स यानी टैग टीवी का और मेरा पर्सनल ताहिर गोरा का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। आज ख़ास तौर पर तुरंत हमें अभिषेक कुमार जी ने आज फिर किया कंट्रीब्यूट, हम उनका एक बार फिर धन्यवादी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपने आज हमारी लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन देखी और सुनी।